धाकड़ खबर, बेखौफसुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। आपको पता है, देश ही नहीं पूरी दुनिया में कोरोना को लेकर तरह तरह की, डॉक्टरों के अंदर भी भ्रांतियां फैली हुई हैं। कुछ डॉक्टर मरीजों से परहेज कर रहे हैं, कुछ डॉक्टर मरीजों के पास जा रहे हैं तो उनका इलाज नहीं कर रहे हैं। लेकिन एक सबसे बड़ी दिक्कत इस दौर में जो आ रही है वो उन लोगों के लिए जो गंभीर बीमारियों से पीड़ित है। मामला दिल्ली हाईकोर्ट भी पहुंचा था। दिल्ली हाईकोर्ट ने साफ कहा कि जिन लोगों को डायलिसिस है, कैंसर है, हाई ब्लड प्रेशर की दिक्कत है या हार्ट पेशेंट है, ऐसे लोगों को देखने में डॉक्टर लापरवाही नहीं बरत सकते हैं। लेकिन देखने में आ रहा है लगातार कि हॉस्पिटल, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, ऐसे मरीजों का उत्पीड़न करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक मामला दिल्ली के मैक्स हॉस्पिटल से आ रहा है। यहाँ पर एक निगम पार्षद रहे हैं, पूर्व 2 बार वो निगम पार्षद रहे हैं, जमीर अहमद मुन्ना उनका नाम है। सीलमपुर का एक इलाका पड़ता है, चौहान बांगर, वहां से वो एक नेता रहे हैं। उस वक्त वो कांग्रेस में हुआ करते थे, आज वो आम आदमी पार्टी में है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, स्वास्थ्य मंत्रालय के पास ये हमारे पास मंत्रालय भी नहीं। फिर भी उनको उस हॉस्पिटल में भर्ती नहीं किया जाता है जहाँ की वो पिछले लगातार 12 सालों से, कहा जाए उन्हीं नहीं, उनका पूरा परिवार वहीं पे जाता है, वहीं पे इलाज कराता है। क्या क्या उनपे गुजरा है, कैसे कैसे उन्होंने झेला, वो 4-5 घंटे कैसे गुजरे, जब लग रहा हो बच्चों कि उनके पिता को सांस नहीं आ पा रही है, उनके अब्बा को सांस नहीं आ पा रही है और डॉक्टर जो है वो ध्यान ना दे रहा हो, उसको समझने की कोशिश करें। फिर बाद में उनको कैसे भर्ती किया है और अब उनकी क्या स्थिति है, इस पर गौर करेंगे। उनकी बेटी हैं नाजिया, हमारे साथ जुड़ रही हैं स्काइप पर। नाजिया, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। जी जी, थैंक यू सर। सर, पहला मेरा सवाल यही है, इस वक्त कैसे हैं आपके अब्बा हुजूर? अभी तो वैसी ही कंडीशन है क्योंकि कुछ रिपोर्ट्स पेंडिंग है अभी, तो अभी ट्रीटमेंट नहीं दिया जा रहा है, डायलिसिस उनकी की जा रही है। बाकी कोई मेडिसिन वगैरह भी नहीं दी जा रही है, रिपोर्ट्स का आने का वेट कर रहे हैं। दिक्कत क्या थी जो कल आप हॉस्पिटल लेके उनको गए हैं? एक्चुअली सर वो डायलिसिस पेशेंट हैं, तो उनका ऑक्सीजन लेवल कभी कभी कम हो जाता है क्योंकि चेस्ट में इन्फेक्शन हो जाता है अक्सर डायलिसिस पेशेंट्स को, तो उसमें सांस लेने में बहुत परेशानी हो जाती है, तो धीरे धीरे ऑक्सीजन लेवल डाउन होता चला जाता है। तो उनको इमीडिएटली ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है, ऑक्सीजन सपोर्ट की ज़रूरत होती है, एंटीबायोटिक की ज़रूरत होती है। तो इसीलिए हम लोग इमरजेंसी में डॉक्टर से बात करके यहाँ लेकर आए थे। तो उनका ऑक्सीजन लेवल बहुत कम होता जा रहा था, डायलिसिस भी कराई उनकी, उसके बाद भी कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आई उनको। तो डॉक्टर ने बोला इमीडिएट इनको हमें एडमिशन करना होगा हॉस्पिटल में, तो हम उनका एडमिशन यहाँ कराने आए थे हॉस्पिटल में। थोड़ा सा क्लियर करके बताइए क्योंकि कुछ कंफ्यूजन सी हो गई है मुझे। डायलिसिस आपका मैक्स में ही हुआ है, भर्ती भी आप मैक्स में ही कराना चाहते हैं या आपने डायलिसिस कहीं और कराया और मैक्स में सिर्फ आप भर्ती कराना चाहते हैं? नहीं 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 नहीं, उनका ट्रीटमेंट मैक्स से ही चलता है, 10-12 साल से ट्रीटमेंट उनका मैक्स में ही चल रहा है और उनकी डायलिसिस हफ्ते में 3 बार मैक्स पटपड़गंज में ही होती है। और उस टाइम हम लोग जो उनको लेकर आए तो मैक्स पटपड़गंज की ही बिल्डिंग में, ओल्ड बिल्डिंग में उनकी डायलिसिस चल रही थी। एडमिशन नई बिल्डिंग में होते हैं, तो ओल्ड जब हमारे यहीं पर ही डायलिसिस हो रही थी तो उनकी ऑक्सीजन में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आई, तो उनको डॉक्टर ने बोला इनको इमीडिएट आप एडमिशन करा दो यहीं पर ही, क्योंकि डायलिसिस सेंटर जो है वो नेफ्रो प्लस कंपनी का है, तो इसीलिए इसके अंडर में होते हुए भी डायलिसिस सेंटर इनका नहीं होता। एडमिशन जो होते हैं वो न्यू बिल्डिंग में होते हैं, तो हम लोग उनको यहाँ से डायलिसिस करा के न्यू बिल्डिंग में लेकर गए, इमरजेंसी सेंटर जो कि बेसमेंट में है। तो जब हम उन्हें वहां लेके गए, उन्हें डॉक्टर ने एक उंगली तक टच नहीं की। मैक्स का पेशेंट होते हुए हफ्ते में 3 बार यहाँ आते हैं, उसके बावजूद उंगली तक डॉक्टर ने टच नहीं की और उन्हें 10:30 बजे से लेके 1:30 बजे तक रात के कॉरिडोर में ही फेंका रखा। उस पे आएंगे, उसको समझेंगे कि 3 घंटे वो कैसे गुजरे हैं और आप लोग वो तस्वीरें भी हैं, वो विजुअल आप लोगों ने रिकॉर्ड किए हैं, मोबाइल के अंदर तमाम चीजें हैं। लेकिन पहला सवाल है कि ये भी पता है इसमें कि जब नेफ्रो में जहाँ पे आप वो करा रहे थे इनका डायलिसिस, उसने रेफर किया होगा ना और उसने लिखा होगा कि इनको एडमिट करना जरूरी है, वो स्लिप आपने दिखाई उनको?
इन्होंने अपनी ही कॉल से, जब ऐसा कोई होता है पेशेंट जिसको इमरजेंसी जरूरत होती है उसको एडमिट कराने की, तो ये लोग खुद कॉल से बात कर लेते हैं। इन्होंने, जब इनकी ज्यादा ही तबीयत खराब हो रही थी, इन्होंने खुद जी से फोन करके, इमरजेंसी में फोन करके, जो कैजुअलिटी सेंटर है वहां पे कॉल जी की डायलिसिस वालों ने, और बोला इनको इमीडिएटली जरूरत है, इनको एडमिट कर लो। और इनकी डॉक्टर से बात हो चुकी है जो कि नेफ्रो के डॉक्टर है। वो बोल रहे हैं जी आप इनको जस्ट एडमिट करके इनको रूम में शिफ्ट कर दो, वहां हम इनका ठीक। ट्रीटमेंट स्टार्ट करवा देंगे। बट जो हम्म वहां की उस टाइम पर सुपरवाइजर थी मैम, डॉक्टर, वो बिल्कुल इस बात को मानने को तैयार नहीं हुई। यहाँ से डायलिसिस के ही लोग, इनके हम्म डायलिसिस के लोग ही इमरजेंसी में लेके गए थे ऑक्सीजन जी सपोर्ट के साथ, तो भी मैम उनको हम्म। गेट पर ही रखा, अंदर लेने को तैयार नहीं हुई मैम इनको। ये कितनी बड़ी बात है, उसी हॉस्पिटल का स्टाफ है, लेके जा रहा है, जान रहा है कि पेशेंट की जो सिचुएशन है वो क्रिटिकल है, लेकिन बावजूद उसके उसको भर्ती नहीं किया जा रहा। चलिए कुछ लोग तो ऐसे ही आ गए कि जी हमारे मरीज की हालत खराब है, भर्ती कर लीजिए, वहां तो ये सवाल जी खड़े कर सकते हैं। लेकिन उसी हॉस्पिटल का एक विभाग है जो जा रहा है, वो कह रहा है कि इस पेशेंट को भर्ती किया जाना जरूरी नहीं है, लेकिन भर्ती नहीं कर रहे। मेरा एक सवाल यहाँ ये भी है आपसे, क्या ये सिचुएशन जो बनी भर्ती करने की आपके अब्बा की, क्या ये पहली बार हुई या इससे पहले भी ऐसी नहीं हुई सर, है? नहीं सर, क्योंकि ये 2 साल हमारे सितंबर में पूरे हो जाएंगे डायलिसिस हम्म कराते हुए। क्योंकि हम्म, अक्सर क्या होता है, इन पेशेंट के ना चेस्ट में पानी घुस जाता है, जिससे ठीक। इन्फेक्शन हो जाता है और वो ऑक्सीजन गिरता चला जाता है। तो मेरे फादर की 2 बार पहले भी ऐसी ही हो चुकी है। तो हम लोग दोनों बार इमरजेंसी में लेकर आए हैं उनको। तो सडनली उनको एंटरटेन किया जाता है, सडनली उनको लेते हैं और आईसीयू में, क्योंकि ऐसे में कंडीशन ऐसी हो जाती है कि रूम में भी शिफ्ट नहीं करते हैं, सीधा उन्हें आईसीयू में लेके चले जाते हैं, और आईसीयू में डायरेक्ट उनको वेंटिलेटर या फुल ऑक्सीजन सपोर्ट के साथ डायलिसिस करते हैं। यानी आप ये बता रही हैं कि पहले भी एक बार दो बार ऐसा हुआ है, तो दोनों बार इसी हॉस्पिटल के अंदर उनको एंटरटेन किया गया, लेकिन इस बार नहीं किया गया। अच्छा, कुछ जी जी लोग जी। बता रहे हैं, आप ही के परिवार के लोगों से मेरी बात हुई, वो कह रहे हैं कि पहले जब नाम पूछा पेशेंट का, तो जब नाम पता चला कि जमीर अहमद मुन्ना है, तब शायद माथे पे बल पड़ गए डॉक्टरों के या स्टाफ के। हाँ, ऐसा हुआ जब हम उनको कॉरिडोर में लेके नीचे थे, तो मैम आई, बोली कि पेशेंट का क्या नाम है, नाम बताओ। तो मैम ने बताया कि जमीर अहमद उनका नाम है। तो मैम बोली, पहले बोली कि देखती हूँ मैं क्या हो सकता है, नाम बताओ पेशेंट का। जैसे ही नाम सुना, देखती हूँ, खाली होगा बेड तो देखूंगी, वरना इनको वापस ले जाओ, घर ले जाओ, जो करना है करो, यहाँ पे बेड खाली नहीं है, देखते हैं। मतलब आपको उनके व्यवहार से लगा कि नाम पूछने के बाद उनके तेवर बदल गए? बदल गए, बिल्कुल लगा। खैर, वीडियो में आपके यहाँ के लोग बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं कि देखिए हमें भर्ती नहीं कर रहे हैं, 3 लोग अभी तक भर्ती कर चुके हैं, वो क्या है उसमें? देखिए, हम लोग जब बहुत देर से नीचे कोशिश कर रहे थे, उसके बाद हम इमरजेंसी के गेट पर गए, मेरे घर से जी बुलाया मैंने भाई वगैरह को, सब लोगों को। तो हमने खुद हम्म देखा, हमने इसीलिए मोबाइल से रिकॉर्डिंग की इन सब चीजों की, बाकायदा हमारे सामने 1 डेढ़ घंटे में, 2 घंटे में। वैसे पेशेंट्स तो बहुत आ रहे थे, लगातार आ रहे थे, तो आते थे, उन्हें देखते थे, उनका ऑक्सीजन लेवल सब कुछ दिया, सब कुछ दिया, जिसको भेजना था भेज दिया। अदरवाइज 3-4 लोगों को मेरे सामने ही उन्होंने एडमिशन दिया। जी मैंने उसमें पूछा भी कि आप मेरे फादर को उंगली तक नहीं लगा रहे हो, आप उनका बीपी हम्म तक नहीं चेक कर रहे हो, और इन लोगों को हम्म कैसे आपने दिया, जबकि आप बोल रहे हो बेड वैकेंट नहीं है आपके पास। और हम्म। हमारे सामने अब की बात है, हमारे पास रिकॉर्डिंग अवेलेबल है इस चीज की। जी 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 जी, मैंने देखा है, वो वीडियो मेरे पास है। मैं कोशिश करूंगा कि हमारे एडिटर वहाँ आप लोगों को वीडियो दिखा पाए। अभी अभी में 3 पेशेंट लिए इन लोगों ने। अब ये बताइए, वो जो 10:30 बजे से लेके और 1:30 बजे तक आप वहीं कॉरिडोर में रहे, वापस फिर आप वहीं पे चले गए जहाँ पे आपके फादर की डायलिसिस हुई थी, फिर आपको जी 2:30 जी। से 3 बजे के बीच इन लोगों ने एडमिट किया है। मैं वो 3 घंटे का पीरियड आपका कैसा गुजरा, क्योंकि आपके सामने आपके फादर हैं, स्ट्रेचर पे लेटे हुए हैं, रुक रुक के सांस आ रही है, आप साथ हैं, परेशान हैं, डॉक्टर कोऑपरेट नहीं कर रहा है, उसको अगर आप थोड़ा अगर बता सकें, वैसे पूछना बनता नहीं है। सर, वो फीलिंग क्या होती है ना, ऊपर वाला किसी को भी उस फीलिंग से ना गुजारे।
वो जी जी। फीलिंग एक जगह पे ये मेरे फादर की ऑक्सीजन डाउन होती जा रही है, दूसरी जगह मैं डॉक्टर पे चीख रही हूँ, तीसरी तरफ मैं वापस उस जगह भाग रही हूँ जहां पर है मेरे फादर बेसमेंट में है, ग्राउंड फ्लोर पे और वो इमरजेंसी है। उसके बाद जो ओल्ड बिल्डिंग में फर्स्ट फ्लोर पे जाके डायलिसिस सेंटर है। अब आप सोचिए जी 3 घंटे 3 जगह भागना और डॉक्टर को बोलना जाओ जाके देखो मेरे फादर को पीछे की साइड ऑक्सीजन डाउन हो रही है। और वो बाउंसर को खड़े कर दिया, बाउंसर बोल रहे हैं, सिक्योरिटी गार्ड बोल रहे हैं मैडम अंदर से आ ही नहीं रही है, हम चीख रहे हैं। तो उनके साथ के जो लोग हैं, गार्ड्स हैं, इस वो नर्सिंग स्टाफ है, वो मिसबिहेव कंटिन्यूअसली कर रहा है, कुछ नहीं हम्म, उनको फर्क पड़ता। और ये बोल रहे हैं कि हमने बोला मेरे फादर का बेइंतहा पैसा जाता है, 6-7 लाख रुपए एक बार में जाते हैं, 7-8 दिन एडमिट कराने का, 1 हफ्ते का एडमिट कराने का। तो भी हमने बोला तो उन बोलते हैं हमें दे रहे हो क्या, हमें दे रहे हम्म, हो, डॉक्टर को दे रहे हो, उससे बात करो। और डॉक्टर बोल रहे हैं आप सिर्फ एडमिशन दे दो, उसके बाद भी वो एडमिशन नहीं दे रहे हैं। इनके डिपार्टमेंट के लोग नेफ्रो के बोल रहे हैं कि इमीडिएट उनको जरूरत है, अगर आप सुबह हो पैसा जाती मेरे खर्च कर रहे फादर नहीं बचते। समझ सकता हूँ। देखिए आपने कैसे झेला होगा। मैं दुआ करूंगा आप लोग भी दुआ करें कि इनके अब्बा जल्द से ठीक हो जाएं, घर पहुंच जाएं, आमीन। क्योंकि आमीन। इन्होंने जो झेला है और ऐसा किसी को ना झेलना पड़े। लेकिन मेरा सवाल एक ये है, आप पैसा दे के इलाज करा रहे हैं, मुफ्त में इलाज नहीं करा रहे, प्राइवेट हॉस्पिटल इसलिए जा रहे हैं कि वहां पे आपको एंटरटेन किया जाए अच्छे से, हैं? लेकिन जी आपने जो झेला, तो आपको क्या लगा कि ये सरकारी से भी बदतर हालत हो गई इन लोगों की? सर, मैं तो यही सोच के घबरा गई, मेरे पास पैसा था, मेरे पास पावर भी, मेरे पास लिंक भी, उसके बाद भी मेरे फादर को जो है एडमिशन नहीं मिला। आप सोचो उन मिडिल क्लास लोगों के बारे में या उन गरीब के बारे में जिनको जरूरत होती है। क्या है कि नॉन कोविड पेशेंट का आप जल्दी से ट्रीटमेंट करोगे और जो नॉन कोविड है उनका आप इलाज नहीं करोगे क्या? उनको हम्म, जरूरत नहीं है क्या ट्रीटमेंट की? वो कहाँ हम्म। जाएंगे? तो जो मुझे तो भर्ती समझ में किया ही नहीं उस वक्त, आया। जो भर्ती किया उसके बाद क्या इलाज करने में भी कोई दिक्कत करी है? सर देखिए अंदर की क्या कहानी हो रही है, वो तो अंदर ले गए, मेरे फादर को एडमिट कर लिया उन्होंने, एडमिशन का पेपर लेकर गए, उसको भी जी उन्होंने आधा 1 घंटा लगाया, एडमिशन करने में भी, जी। शिफ्ट करने में भी, इमरजेंसी में। उसके बाद से हमें किसी को मिलने तो दिया नहीं जा रहा अंदर, हमें नहीं पता जी कि उनका क्या ट्रीटमेंट करा रहे हैं क्या नहीं करा रहे हैं। हम अपने डॉक्टर से पूछ रहे हैं तो थोड़ा बहुत हमें पता चल पा रहा है कि हाँ उनकी डायलिसिस चल रही है या चल रही है, क्या मेडिसिन दे रहे हैं क्या नहीं दे रहे हैं पता नहीं है। क्या आप लोग इस बारे में कोई एक्शन लेने की भी कोशिश करेंगे, क्योंकि हम मुफ्त में तो इलाज करा नहीं रहे हैं, और मुफ्त में भी अगर करा रहे हैं तो वहां पे भी अगर आपके साथ ऐसा होता है तो वहां पे भी एक्शन लेना चाहिए ऐसे लोगों के खिलाफ, डॉक्टरों के खिलाफ? बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। मैंने इसीलिए पीसीआर पे भी कॉल की थी, मैंने पुलिस को हम्म, भी बुलाया, बट वो तो अपना पल्ला झाड़ कर चले गए। वो तो बोले हम मैम कुछ कर नहीं सकते, प्राइवेट हॉस्पिटल है, ये लोग बोल सकते हैं, इनकी विश है, अगर वैकेंट हम्म, नहीं है तो क्या जबरदस्ती आपको ही कर देंगे। वो कह के हम्म, अपना चले गए। इन्होंने बोल दिया वैकेंट नहीं है। अब सर आप मुझे ये पूछना है कि अगर हम्म, बताइए 10-12 साल से हम यहाँ ट्रीटमेंट करा रहे हैं, सडनली ऐसी हम्म, कोई सिचुएशन में आप मना कर दोगे तो हम कौन से नए हॉस्पिटल में जाएंगे, कौन से नए हम्म, डॉक्टर पे ऐसे हम ट्रस्ट करेंगे जिसमें कुछ सेकंड कुछ मिनटों का हिसाब किताब होता है पेशेंट के साथ। जी। अच्छा, पुलिस वाले पे मैं बात करना चाहता हूँ। आपको लगा कि पुलिस वाला आया, उसने देखा मॉल जैसा एक हॉस्पिटल बना हुआ है, वहां पे पहले ही सिक्योरिटी गार्ड जो है वो पुलिस वाले से अच्छी वर्दी पहने खड़े हैं, तो उसे लगा कि मैं क्या बोल पाऊंगा, इसलिए वो अपनी झेप सी उतार के चला गया कि मैं तो इनको कुछ कह नहीं सकता। हो सकता है कोई गरीब सा हॉस्पिटल होता है, गरीब डॉक्टर होता, तो वहां पे जाके वो डंडा फटकार के शायद कुछ करा देता। सर क्या लगता है? पीसीआर से कॉल आई थी, जीप आई, 2 लोग बैठे हुए थे। मैं ये नहीं कहूंगी उन्होंने मुझसे बात नहीं की, बात की उन्होंने, लेकिन मैंने उनसे रिक्वेस्ट की एटलीस्ट आप आके कुछ तो बोलिए ताकि उन पे प्रेशर पड़ जाए। तो बोलते हैं पीसीआर तो ऐसा कुछ कर नहीं सकती, आप ऐसा है लोकल थाने में बात कर लो। उन्होंने अपनी जीप से उतर के जहमत करनी नहीं सोची कि मैं जाके पूछूं आखिर तुम जब इतने साल से ट्रीटमेंट चल रहा है क्यों इनको नहीं ले रहे। उन्होंने कुछ हम्म, नहीं जहमत समझी। मैंने उन्होंने कहा कि लोकल आप पीएस में कॉल करो, मैंने वहां कॉल करी, सर वो तो आए तक नहीं, उन्होंने तो फोन पे बात करके बोल दिया हम कुछ बोल नहीं सकते इसके आगे, हमारे पास ऑलरेडी। नाजिया, मैं फिर वहीं आना चाहता हूँ। पुलिस सपोर्ट नहीं दे रही है,
एक बच्ची है जो अपने पिता के साथ है, पिता को सांस रुक रुक के आ रही है, हॉस्पिटल कॉपरेट नहीं कर रहा, पैसा भी पास है, वो भी ऐसे लग रहा है किसी काम का नहीं। वो जो बेबसी थी उस वक्त की, उसको लेके क्या आप नहीं चाहेंगी कि ऐसा किसी और को ना फेस करना पड़े, आप एक लड़ाई लड़ें और जो ये हॉस्पिटल वाले ऐसा कर रहे हैं इनको कुछ अक्ल पैदा हो? सर बिल्कुल, मैं जो कर सकती हूँ मैं वो सब कुछ करूंगी, तभी इसीलिए मैंने आपका सहारा लिया, आपको कांटेक्ट किया। आप इस तरह के मीडियम हैं ताकि आप हमारी ये आवाज सब तक पहुंचा पाए, तो इसीलिए मैंने आपको कांटेक्ट किया। और मैं बहुत थैंक यू आपको बोलूंगी कि आप एटलीस्ट मुझसे बात करके मेरी बात और लोगों तक पहुंचा पा रहे हैं, और जितना हो सकेगा मैं करूंगी, क्योंकि मेरे पास पैसा होते हुए भी वो मेरे काम का नहीं है, कुछ नहीं है। मैं क्या करूं बताइए, मैं खुद इतनी परेशान हो गई थी। तो आप सोचिए कि दूसरा लोग जिसके पास पैसे की कमी है वो कहाँ जाएगा, क्या करेगा। एक वीडियो वायरल हुआ, एक शख्स रोते हुए दिखाई दिया, उसने कहा कि डॉक्टर ने कहा कि वेंटिलेटर नहीं है, अपनी माँ को अगर भर्ती कराना है तो वेंटिलेटर खरीद लाओ, कोई मुझे बता दे कि वेंटिलेटर कहाँ मिलता है। हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया, पूरे मामले पर सरकार से जवाब तलब किया। सरकार ने उसके बाद एक ऐप लॉन्च कर दिया जिसके जरिए बताया गया कि अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपको पता रहेगा कहाँ बेड खाली है, कहाँ बेड खाली नहीं है। लेकिन उसके बाद भी अगर ये तस्वीर उभर रही है राजधानी दिल्ली के अंदर, तो अरविंद केजरीवाल को सोचना तो पड़ेगा, क्या वो सिर्फ शो ऑफ कर रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं? रोज आके वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, बड़े बड़े दावे करते हैं, नए नए ऐलानात करते हैं, लेकिन जमीनी सतह पर आप देखिए जो नाजिया ने झेला है, मैं बस ऊपर वाले से दुआ ही करूंगा कि किसी को ना झेलना पड़े। बाप सामने स्ट्रेचर पे है, जेब में पैसा है, पुलिस सपोर्ट नहीं कर रही है, और डॉक्टर जो है वो देखने को तैयार नहीं है। बने रहेगा धाकड़ खबर के साथ, फिर किसी ऐसे ही सुलगते हुए उलझते मुद्दे से आपको रूबरू कराने की कोशिश करेंगे। फिलहाल के लिए अभी नहीं, इजाजत।